क्या आप इसलिए अपराध स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आप दोषी हैं? हाँ। आपने ब्रायन कोबर्गर को कोर्ट में देखा है और आपने उसकी सेल्फी कलेक्शन भी देखी है, लेकिन अब हम उसे जेल के अंदर देख रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा। मैं आपको समझाऊंगी और उससे भी बेहतर मैं आपको दिखाऊंगी। लॉ एंड क्राइम में आपका स्वागत है। मैं एंजेलिट लेवी हूँ। ब्रायन कोबर्गर आइडाहो की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में है। वो कैदी नंबर 1,63,214 है। उसे हर दिन 1 घंटा बाहर रिक्रिएशन टाइम की अनुमति है, लेकिन बताया गया है कि वह ज्यादातर समय अपनी सेल में ही रहता है और वास्तव में बाहर नहीं जाता। कोबर्गर अब 31 साल का है और वो मैडी मोगन, केली गोन्साल्वेस, जाना कॉर्नोडल और ईथन चेपिन की भयानक हत्याओं के लिए 4 लगातार उम्र कैद की सजा काट रहा है। हमने यहाँ लॉ एंड क्राइम पे उनकी बेवजह हत्याओं पर कई बार चर्चा की है और हमने आपको वो मशहूर पोर्च वाली फोटो इतनी बार दिखाई है जिसे मैं गिन भी नहीं सकती। ये फोटो किंग रोड स्थित घर में चारों की चाकू से हत्या से कुछ घंटे पहले ली गई थी। वे बड़े फुटबॉल मैच से पहले मस्ती कर रहे थे। वे उस पल में हमेशा के लिए ठहर गए और फिर बुराई कैंपस से बाहर उनके घर में घुस आई और उनकी जिंदगियां छीन ली। उनकी हत्याएं किसने किया ये? आपको याद होगा, जांच कई हफ्तों तक चली और ऐसा लग रहा था कि कोई सुराग नहीं है। एक सुराग मिला, एक केबार चाकू का खोल जिस पर यूएस मरीन कॉर्प्स का चिन्ह था, जो एक संदिग्ध तक ले गया। उस खोल की जांच में बाद में चमड़े की पट्टी पर एक ही पुरुष का डीएनए प्रोफाइल मिला। अब हमें पता है कि वो डीएनए ब्रायन कोबर्गर से मिला, जो वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी का पीएचडी छात्र था। पेंसिल्वेनिया में एक स्वाट टीम ने क्रिसमस 2022 के कुछ दिन बाद ब्रायन कोबर्गर को उसके माता-पिता के घर से गिरफ्तार किया। उसका प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने बयान जारी किया कि उन्हें उम्मीद है कि ब्रायन कोबर्गर बरी हो जाएंगे। हमने देखा कि ब्रायन कोबर्गर को आरोपों का सामना करने मॉस्को, आइडाहो हवाई जहाज से ले जाया गया और लेटन काउंटी जेल में रखा गया। उसने 5 जनवरी 2023 को लेटन काउंटी में पहली बार अदालत में पेशी दी थी। मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, मैं वहां थी और आप देख सकते हैं एन टेलर वहां ब्रायन कोबर्गर के साथ थी। उन्होंने पूरे केस के दौरान उसकी तरफ से वकालत की अंत तक। ध्यान दें कि वो जो ब्लेजर पहन रही हैं वो काले और सफेद रंग का है। आप उसे एक पल में फिर से देखेंगे। उसी दिन जनवरी 2023 में आइडाहो स्टेट पुलिस के जांचकर्ता कोबर्गर से मिलने लेटन काउंटी जेल गए थे। वे जांच के लिए उसकी सिर से पैर तक की तस्वीरें लेना चाहते थे। अब हमारे पास वे तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें लेना सामान्य है। यह है ब्रायन कोबर्गर को लेटन काउंटी जेल के नारंगी जंपसूट में दिखाती है और फिर एक तस्वीर में ज्यादातर कोबर्गर के निचले शरीर को उसी नारंगी जंपसूट में दिखाया गया है। हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे कि ऐसी तस्वीर क्यों ली गई होगी। अन्य तस्वीरों में कोबर्गर के हाथ दिखाए गए हैं जो बेहद लाल नजर आ रहे हैं। हमें पता है कि उसे बार बार हाथ धोने की आदत थी। इसके पीछे की वजह पर बहस की जा सकती है। उसके वकीलों ने कहा है कि वह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित था। अगली तस्वीर पहली बार देखकर चौंक सकते हैं। इसमें ब्रायन कोबर्गर की टांगों का पिछला हिस्सा दिखता है। उसने नारंगी पैंट नहीं पहनी। उसने फोटो के लिए जेल की चप्पलें भी उतार दी। ठीक है, तो जनवरी 2023 की इन तस्वीरों के बारे में बात करने के लिए मैं क्रिस मैकडोनफ को बुलाना चाहती हूँ। वो एक रिटायर्ड हत्या मामलों के जासूस हैं, यूट्यूब शो द इंटरव्यू रूम के होस्ट और कोल्ड केस फाउंडेशन के सदस्य हैं। वे कई अपराधों की जांच करते हैं। क्रिस, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हमने जांच की है। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं इसका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। ये मजेदार होने वाला है। ये मजेदार होने वाला है। मजेदार तो है, लेकिन एक भयानक तरह से। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे खास तौर पर जिस बारे में बात करना चाहती हूँ, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें कुछ नए रिकॉर्ड भी शामिल हैं जो हमें वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से अभी अभी मिले हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए उन तस्वीरों के बारे में बात करते हैं जो 5 जनवरी 2023 को आइडाहो स्टेट पुलिस द्वारा ली गई थीं। इन तस्वीरों में मुझे ये दिलचस्प लगता है कि ये अपराध के काफी समय बाद ली गई हैं।
मेरे हिसाब से वे ऐसा ब्रायन कोबर्गर के शरीर पर संभावित चोट ढूंढने के लिए कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। और असल में अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो यही वो चीज है जिसे वे पूरा फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहते हैं, है ना? और जो आपको करना है वो दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको जितनी जल्दी हो सके जितनी भी तरह की तस्वीरें ले सकते हैं वो लेनी चाहिए, और इस मामले में ये गिरफ्तारी के ठीक बात की गई थी। साफ तौर पर कहूं तो ये पेंसिल्वेनिया में ही हो जाना चाहिए था जब उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था। ये उसी दिन हो जाना चाहिए था। और फिर सामान्य प्रक्रिया ये होती कि उसे एक पेपर सूट या कुछ ऐसा पहनाया जाता, उसके कपड़े ले लिए जाते, तस्वीरें ली जाती, सब कुछ बैग्स में रखा जाता, वगैरह वगैरह। क्योंकि इन तस्वीरों में कुछ गंभीर चोटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं जो आपके पास हैं। चलिए इनमें से कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाते हैं। मैं इस बैच की पहली फोटो से शुरू करूंगी। और सच में पहली फोटो आप जानती हैं ब्रायन कोबर्गर की टांगे दिखाती है। हम जानते हैं कि उन्होंने उनके सारे कपड़े उतरवा दिए थे, लेकिन ऐसी तस्वीरें जारी नहीं की क्योंकि वो प्राइवेसी का उल्लंघन होता। हम ब्रायन कोबर्गर की टांगों का पिछला हिस्सा देखते हैं। उन्होंने हमें वही तस्वीर जारी की थी, वहां कोई चोट नहीं दिखती, लेकिन उनके पूरे शरीर का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। मेरा मतलब है, सच कहें तो शायद उन्होंने उनके पैरों के तलवों की भी तस्वीरें ली होंगी। हाँ, उन्हें सब डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है, आप इस घटना के बाद लगभग 30 दिन या उसके करीब पहुंच चुके हैं। और इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई नील पड़ा हो या ऐसा कुछ थी, तो असल में इस तरह की पूरी बॉडी की तस्वीरों का महत्व यही है कि आप ऐसे घाव देख रहे हैं जो ठीक हो रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि चाकू का इस्तेमाल हुआ था। और आप जो देखेंगे वो ये है कि आप उस घाव को उसके ठीक होने की प्रक्रिया में देखेंगे। फिर आप डॉक्टर को बुला सकते हैं जो बता सकता है कि घाव कब हुआ और उसकी संभावित समय सीमा क्या है। हमारा मानना है कि ये तस्वीरें 5 जनवरी 2023 को ली गई थीं, उसी दिन जब उनकी पहली बार कोर्ट में पेशी हुई थी। हमें ऐसा लगता है क्योंकि एन टेलर ने वही ब्लेजर पहना है, उनकी बाँ भी दिख रही है। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा नीला निशान हो सकता है, लेकिन मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ। लेकिन मेरा मतलब है, हम लगभग ये तस्वीरें अपराध के लगभग 2 महीने बाद की हैं। क्या इस फोटो में कुछ खास दिख रहा है? नहीं, मेरा मतलब है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लगता है, यहाँ ऊपर हंसली के पास जहाँ बाजू कंधे की हड्डी से मिलती है, आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि वहां कुछ रंग बदल गया है। और वो आप जानते हैं, चोट या सबड्यूरल जिसे वो कहते हैं, सबड्यूरल मतलब अंदरूनी खून बहना हो सकता है। आपकी बात सही है। ये तस्वीरें अपराध के लगभग 2 महीने बाद की हैं। हो सकता है उसे चोट लगी हो, वो कभी भी हो सकता था, और जरूरी नहीं है कि उसका संबंध हत्या से हो। इसीलिए ये जरूरी है कि हम समय के कारण सिर्फ बाहरी हिस्सों पर नहीं बल्कि हाथों और ऐसे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें। वहां एक और चोट का निशान है। ये एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये सही है। ये नंबर 3 वाली पहली तस्वीर है। उससे पहले नंबर 2 थी। मैं हाथों के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाथ मेरे लिए कई कारणों से दिलचस्प हैं। हाथ बहुत बहुत लाल हैं। हम जानते हैं कि उसने अपराध करने के बाद लगातार वे दस्ताने पहने थे, क्योंकि हमने ये रिपोर्ट्स में देखा। हम यह भी देखते हैं जब वह मोटर वाहन विभाग के दफ्तर में हैं। हम इसे भी थोड़ी देर में यहाँ देखेंगे। लेकिन हाथ, ये तस्वीर 5 है। ये उसकी बाहें हैं। उसके नाखून बेहद सफेद हैं। हम 1 सेकंड में उस पर पहुंचेंगे। और वहां एन टेलर का काला ब्लेजर है जिसमें सफेद सजावट है, वही जो उसने पृष्ठभूमि में दिख रही उस सुनवाई के दौरान पहना था। अभी जो दूसरी तस्वीर थी उस पर वापस जाए। ठीक है, तो नीचे दाईं ओर उसके सिर के पास नीचे की तरफ देखें। हाँ, वो आप जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे त्वचा में किसी तरह का घाव है। ठीक है, मैं नहीं बता सकता कि वो चोट का निशान है या घाव है। वो नाखूनों के निशान से मेल खाता है।
तुम जानते हो, कोई तुम्हें खरोंच या खींच रहा है। और देखो, फिर से वही बात है। जब वो खास निशान बना था, उसके लिए डॉक्टर को कहना पड़ेगा कि हाँ, ये ठीक होने की प्रक्रिया में है। ठीक है, इसलिए आपको खुद से पूछना होगा, क्या उसमें संक्रमण था? क्या यह मुमकिन है? अगर वो नाखून का निशान है और त्वचा में गड्ढा सा दिख रहा है, देखो। मैं हाथों के बारे में और बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ हाथ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और आप जानती हैं, हमारे पास यहाँ बाहों की और तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें 9 और 10 हैं। हम अभी 10 पर हैं और फिर तस्वीर 11 है। हाथ। ये एक वाकई में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। और मुझे समझाओ कि ये तस्वीर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? नाखून अविश्वसनीय रूप से सफेद हैं, नाखूनों के नीचे का हिस्सा। और फिर आप जानते हैं, उनके नाखून एक आदमी के हिसाब से थोड़े लंबे हैं, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। और फिर उनकी तर्जनी उंगली पर वो दिलचस्प सा निशान है जो लगता है ठीक हो रहा है। मुझे बताओ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, तो वो अपने आप में झगड़े के दौरान हुआ कट हो सकता है, जो अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में है। मेरे हिसाब से इन सभी तस्वीरों में से वो जो साफ दिख रहा है, वही सबसे महत्वपूर्ण सबूत होगा, क्योंकि आप उसे साफ देख सकते हैं। वो घाव अपने आप में अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में लगता है। वो घाव अभी गया नहीं है। इसी वजह से शायद घटना के बाद वो आदमी पूरे शहर में दस्ताने पहनकर घूम रहा था। हाथों में खुद, जो खून उसके हाथों में जम रहा है। मुझे नहीं पता कि उसे किस तरह की ब्लड थिनर की कोई समस्या है या कुछ ऐसा, लेकिन ये भी संभव है कि झगड़े के दौरान ज्यादा चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ हो, और हो सकता है कि उसने मुक्का मारते समय या कुछ ऐसा करते हुए वहां की कुछ रक्त वाहिकाएं तोड़ दी हों या इस्तेमाल किया हो। लेकिन ये उसका कमजोर हाथ है, क्योंकि अगर वो दाहिने हाथ से काम करने वाला है तो ये उसका कमजोर हाथ है। इससे हमें पता चलता है कि अगर वो वॉर कर रहा है और उसका बायां हाथ बीच में आ रहा है, तो ये उसकी वजह हो सकती है। आप जानते हैं, जिस तरह का चाकू या माफ कीजिए, जिस तरह का घाव है, वो शायद गलती से उसने खुद को चोट पहुंचा ली हो, जो उस उन्मादी हमले के प्रकार के साथ असंगत नहीं है, जैसा कि हमने अपराध स्थल पर देखा था। देखिए, मैं यहाँ क्या सोच रही हूँ कृष, क्योंकि ये बायां हाथ है और आप यहाँ विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये मेरी सोच है। खेली, बेचारी खेली, हमें पता है कि उसके दांत टूट गए थे। लग रहा था उसके सिर को काफी नुकसान पहुंचा था। और अगर वह बिस्तर पर केवल मैडी की उम्मीद कर रहा था, केली की नहीं, और उसे देखकर हैरान रह गया, तो उसके पास चाकू उसके प्रमुख हाथ यानी दाहिने हाथ में हो सकता था, और फिर वह बाएं हाथ से उसे दूसरे तरीकों से चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता था। और हमें पता है कि उसका किसी तरह की बॉक्सिंग या ऐसी किसी चीज में अनुभव था। तो ऐसा हो सकता है। आप जानते हैं, मैंने लोगों को यह सिद्धांत बनाते सुना है कि के बार का इस्तेमाल किया गया था। आप जानते हैं, केली को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि वह अपने हाथ में पकड़े हुए था। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अगर चाकू एक हाथ में है और वो अपने बाएं हाथ से भी कुछ कर रहा है, यही मेरा विचार है। हाँ, मैं इससे असहमत नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि उसने बिस्तर के दाहिने किनारे से उनकी ओर बल कर तुरंत बाहर निकाला मैडी, और फिर उसे मैडी के ऊपर झुकना पड़ा, क्योंकि इसके सबूत हैं कि दोनों ही लात मार रहे थे। और इसलिए मेरी राय में मैं आपसे सहमत हूं कि उसे लगातार दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता, ताकि दोनों पीड़ितों को काबू में रख सके। लेकिन अगर हम मेडिसन के घावों को देखें, तो वे बेहद क्रूर हैं और बहुत तेजी से दिए गए लगते हैं। और इसलिए केली, जो दीवार से सटी हुई है, अब संदिग्ध के काबू में है, क्योंकि उसने उसे दीवार से सटा दिया है। और अब ये पूरी तरह से एक लड़ाई है, और इसका मतलब है कि उस केली तक पहुंचने के लिए मैडी के ऊपर झुकना पड़ेगा। और यही वजह है
कि इस मामले में आप देखते हैं कि कहीं कहीं अचानक उन्माद जैसा माहौल बन जाता है, जहां यहां तक कि ईथन के कमरे में जहां वह बिस्तर पर चाकू मार रहा है, ठीक है, क्योंकि वह उस माहौल में अपना नियंत्रण खो रहा है और इसलिए मुझे तुरंत शक होगा कि जब वो उस पर हमला कर रहा है तो वो अपना नियंत्रण खो रहा है। और यही वजह है कि चाकू का खोल पीड़ितों में से एक के नीचे पाया गया, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा था और उस हाथ पर जो कट है वह शायद ठीक होने की प्रक्रिया में है। और जो चोट के निशान हैं वो आपकी बात के अनुसार इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वो उसे पकड़ रहा था या उसका गला दबा रहा था, क्योंकि इसके सबूत हैं कि उसका गला दबाया गया था या किसी तरह से उसका मुंह बंद किया गया था। शायद वो अपना हाथ उसके मुंह पर रख रहा था और वो काटने का निशान है। शायद वो दांत का निशान है। जब वह उसे मुंह में डालती है तो वो काट लेता है। ठीक है, इनमें से कोई भी संभव है और इसलिए इस फोटो के लिए सिर्फ ये कहने के लिए कि आपने किया, जरूरी होता कि उस चोट का स्वैब लिया जाए ताकि देखा जा सके कि वहां कभी कुछ था या नहीं। संभावना कम है इतने समय बाद, फिर भी आपको जांच करनी पड़ती है ताकि इस संभावना को खारिज किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फोटो नंबर 11 थी। हमारे पास उसकी कलाई और बाजुओं की दूसरी तस्वीरें भी हैं। मुझे अब भी लगता है कि वो शहर में दस्ताने पहनकर घूम रहा था ताकि किसी भी चोट या डीएनए को छुपा सके। बिल्कुल, ये उसका दायां हाथ होगा। मुझे यहाँ कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आपको कुछ ऐसा दिखे जो मुझे नहीं दिख रहा। मेरा मतलब है, ये तो बस आप जानते हैं, उस दाहिने हाथ में जमा हुए खून से हो सकता है, क्योंकि शरीर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता उसे खून की बीमारी है या नहीं, मैं डॉक्टर भी नहीं, लेकिन अगर आप अंगूठे के नीचे देखें तो ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि अंगूठे के नीचे अभी भी काफी ज्यादा सूजन और चोट के निशान हैं। तो ये सिर्फ हाथ के ऊपर ही नहीं, ऐसा लगता है कि हाथ के नीचे भी है। तो मैं उसकी एक फोटो देखना चाहूंगा जिसमें वो अपने हाथों को इस तरह ऊपर उठाए हुए हों, ठीक है, ताकि हमें उसके हाथों के अंदरूनी हिस्से की स्थिति दिख सके। हाँ, और ये फोटो 14 है। हम उसकी बाहों की और तस्वीरें देखते हैं। आप जानती हैं, मुझे वहां कुछ भी बहुत खास नहीं दिख रहा है। ये फोटो 16 है। हमारे पास फिर से उसकी बाइसेप्स की तस्वीर है। और फिर फोटो 17 और फोटो 18 में उसकी बाहों के निचले हिस्से फिर से दिखते हैं। अगर आप यहाँ फोटो 18 में उसकी फोर आर्म्स के इंसेट को देखें तो आप देख सकते हैं कि वहां ऐसा दाग दिख रहा है जो सुई के पुराने निशानों से बना लगता है। याद रखिए कि उसे कई साल पहले हेरोइन की लत थी। तो अगर आप वहां उसकी बाईं बाह को देखें तो आप देख सकते हैं कि उसकी त्वचा में बाकी त्वचा से ऊंचा एक असामान्य हिस्सा दिख रहा है और ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शायद वहीं से उसने हेरोइन का इंजेक्शन लगाया था। अब हम फोटो 19 पर आगे बढ़ेंगे। ये उसी बाह की एक नजदीकी तस्वीर है। फोटो 20 ये ब्रायन कोबर्गर का एक और दृश्य है। ये उनका दायां हाथ है और मैं देख सकती हूँ, आप जानते हैं, शायद कुछ झाइयाँ और ऐसी ही चीजें हो सकती हैं। और फिर हमारे पास फोटो 21 है। आप जानती है, क्या ये सिर्फ रेफरेंस फोटो है? यही हमने किया। हम दस्तावेजीकरण कर रही हैं क्योंकि बाकी फोटो क्रिश उसे सिर्फ जेल जंपसूट में दिखाती हैं। ठीक है, हाँ, और आप देख सकते हैं, मेरा मतलब है इसमें साफ साफ लिखा है लेटो काउंटी शेरिफ्स ऑफिस, उसकी दाहिनी टांग पर लेटो CSO। और हमारे पास फोटो 23, 24 और 25 हैं। और इनमें आप जानती हैं, यहाँ कुछ भी खास नहीं है। मुझे यहाँ कुछ भी असाधारण नहीं दिख रहा है। मुझे याद है, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि उसके चेहरे पर हल्की खरोंचें थीं और कुछ लोगों ने भी घटना के बाद ये देखा था। लेकिन आप जानती हैं, इसमें कुछ भी पूरी तरह से असामान्य नहीं लगा। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसके अलावा मुझे लगा कि पिछली किसी रिपोर्ट में किसी ने कहा था कि उसके हाथों पर चोटें थीं और उसने किसी को बताया था कि वो किसी तरह के कार एक्सीडेंट में था। तो हो सकता है कि ये वही ठीक हो रहे घाव हों जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे।
सही है, सही है। अब मैं थोड़ा सा विषय बदलना चाहती थी क्योंकि मुझे कुछ बहुत दिलचस्प लगा और हमें वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से कुछ नए रिकॉर्ड मिले हैं और ये उन अधिकारियों के बारे में है जो इस मामले में शामिल थे जब नवंबर के अंत में एक तलाश अलर्ट जारी किया गया था। तब उन्होंने ब्रायन कोबर्गर की कार ढूंढी थी। 2 अधिकारियों ने इसकी जांच की और एक अधिकारी, आप जानते हैं, वास्तव में अपार्टमेंट तक गए और वाहन को अपनी आंखों से देखा, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी। ये वही कहानी है जब मैंने चीफ जेंकिंस से बात की थी। उन्होंने कहा कि बुलेटिन में साल सही नहीं था, इसलिए हमने मास्को को फोन नहीं किया या बताया कि हमने उसे देखा। अब हमारे पास एक ईमेल है जिसमें चीफ जेंकिंस जनवरी 2023 में गिरफ्तारी के बाद उन्हें वाहन खोजने के लिए बधाई और सराहना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसकी सूचना नहीं दी थी। तो जांच में समय शायद बर्बाद हुआ। इस ईमेल पर आपकी क्या राय है, क्रिश? मुझे लगता है कि हमने इस पर पहले भी, एंजेला, आपके पिछले शो में बात की थी। मेरी राय में वो एक बहुत बड़ी जात संबंधी गलती थी और ये सिर्फ एक गलती नहीं थी कि हाँ, हमें इसकी सूचना नहीं दी। ठीक है, अधिकारियों ने अपना काम किया। उन्होंने कार ढूंढ ली। वे कार के पास गए। किसी ने यह फैसला लिया कि उस कार के मालिक से संपर्क न किया जाए। ठीक है। और फिर उन्होंने उस फैसले के साथ, मेरी राय में, एक बेतुका बहाना जोड़ दिया कि वो गलत साल था। ठीक है, ठीक है। तो फिर उस बीओएल में क्या सही था? हम सफेद हुंडई खोज रहे हैं। इलाके में कुछ भी। ठीक है, अपराध के संभावित समय के आसपास। हमें यह मान लेना चाहिए कि वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी उस ईमेल में अपराध की रात उस कार के वीडियो की तलाश नहीं की थी। तो फिर मेरी राय में चीफ क्या कर रहे हैं? उन्हें पता है कि उन्होंने न केवल बड़ी गलती की बल्कि सब कुछ बिगाड़ दिया, जबकि उनके पास मौका था। मुझे किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं, जब हम सही होते हैं तो मैं पुलिस का समर्थन करता हूं, और जब हम गलत होते हैं तो मैं ये भी बताता हूं। ठीक है, ये हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी है, और इस चीफ की जनता और परिवार के प्रति ये जिम्मेदारी है कि वो कहे, जानते हैं क्या, हमने ना सिर्फ गलती की, आप सही हैं, हमें ऐसा करना चाहिए था। हमें जिस आदमी के नाम वो गाड़ी दर्ज थी उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक देनी चाहिए थी, जो उसी अपार्टमेंट में रहता था, क्योंकि भगवान न करे उस रात के बाद अगर उसने किसी और को मार दिया होता तो लंबे समय में वो चीफ सच में बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। और फिर किसी ने उच्च स्तर पर एक फैसला लिया कि ठीक है, तुम्हें गाड़ी मिल गई, तुम्हें एक मिलती जुलती गाड़ी मिल गई। हाँ, क्या वो सफेद है? हाँ, कहाँ है वो? यह यहाँ है। पता करो मालिक कौन है, उस व्यक्ति का इंटरव्यू लो और उसे मॉस्को भेज दो। यही उचित प्रोटोकॉल था। क्रिश, अब इस वीडियो की बात करते हैं जिसमें ब्रायन कोबर्गर बीएमवी में हैं। ये हत्याओं के 5 दिन बाद है। वो अपनी लाइसेंस प्लेट बदलवाने आए हैं। वो वॉशिंगटन स्टेट में नए हैं और उनका जन्मदिन आने वाला है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ये हत्याओं की वजह से कर रहे हैं, लेकिन वो वहां हैं और इन लोगों के साथ बहुत ही सहज ढंग से पेश आ रहे हैं। और उनके वकीलों ने कहा था कि आप जानती हैं, उन्हें एस्पर्गर सिंड्रोम है और वो लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे गवाह नहीं बन सकते और ऐसी बहुत सी बातें कही थीं। चलिए इसका एक छोटा क्लिप चलाते हैं और देखते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप न्यूयॉर्क से हैं, यहाँ कैसा लग रहा है? असल में मैं पेंसिल्वेनिया से हूँ। ओह, आप पेंसिल्वेनिया से हैं? ओह हाँ, और फिर? हाँ, मेरा परिवार ब्रुकलिन से है। ब्रुकलिन? ओह, इसलिए तुम ऐसे हो, मुझे लगता है मैं सच में इसे देख सकता हूँ। ठीक है, ये सही है। हाँ, मेरा मतलब है वे एरिया में बड़े होते हुए। मेरी दादी और मेरे पापा बहुत बड़े जायंट फैन थे, जैसे ये हमारे परिवार की परंपरा थी। मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। मैं ज़्यादा हाइकिंग और कैंपिंग करता हूँ। बचपन में ज़रूरी नहीं कि कैंपिंग जाता था। क्या तुम भी आ रहे हो? हाँ,
ये थोड़ा डरावना हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक दिन की ट्रैकिंग भी वाकई बहुत अच्छी होती है। मुझे आइडाहो के एल्क रिवर जाना पसंद है। वहाँ झरना है और मैं कुछ मील ट्रैकिंग करती हूँ। लेकिन जब आप ऊपरी, मध्य और निचले झरनों तक पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा वाकई बहुत सुंदर होता है। मैं काफी मजेदार हूँ। हाँ, एल्क रिवर आइडाहो में एक जलाशय है जिसके चारों ओर ट्रैकिंग कर सकते हैं। वहाँ एक ही जगह कई छोटी छोटी जगहें हैं। फिर हम पोर्ट ऑफ लेन भी जाते हैं, वहाँ कई खूबसूरत ट्रैकिंग स्पॉट्स हैं। दिलचस्प। तो अगर आप कभी घर देखें, मैं वही जगहें सुझाऊंगी क्योंकि वे मजे चाहते हैं। हाँ, वो मुझे सच में पसंद है। मुझे मोटराइज्ड ब्लू पसंद है। मुझे पता है स्पोकन ज्यादा हरा भरा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हरियाली नहीं है। क्रिश वो बहुत सहज लगता है, बहुत आराम से छोटी छोटी बातें करता है। उतना अजीब नहीं है जितना उसके वकीलों ने उसे इन याचिका संबंधी सुनवाइयों में बताया था। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? यह सबसे चौंकाने वाली बात है कि यह घटना के बाद का व्यवहार है, जिसे पोस्ट इंसिडेंट बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, और यह हमें समझने में मदद करता है कि ध्यान रहे, इस समय ये आदमी एक सीरियल किलर है। उसने 4 की हत्या की है और उसके लिए अपराध स्थल पर उस सारी तनाव का निकलना उससे लगभग ऐसा महसूस कराता है जैसे वो अंदर से जानता है कि उसने कुछ बेहद भयानक किया है, लेकिन उसके लिए वो एक जीत थी। ये उसके लिए एक ऐसी स्थिति थी जो लंबे समय से बन रही थी। याद कीजिए कैसे सब कुछ धीरे धीरे बना। वो बार बार अपराध स्थल लौटता रहा, जबकि मोबाइल टावरों के रिकॉर्ड और निगरानी से उसकी गतिविधियों का पता चला था। अब अपराध हो चुका है, उसकी कल्पना उजागर हो गई, मतलब उसने मकसद पूरा कर लिया। उसने पीड़ितों को बुरी तरह पीटा, उसने उन्हें बेरहमी से मार डाला है। आप जानते हैं, बहुत ही क्रूरता से। उसके लिए यही उसकी जीत है। ये लगभग ऐसा है जैसे, आप जानते हैं, मैंने सेरेंगेटी में शेर को मार गिराया है। ठीक है, और इसे ही हम घटना के बाद का व्यवहार कहते हैं। और ध्यान दें कि वह आकर्षक है। उसके व्यक्तित्व में गिरगिट जैसा एक हिस्सा है जिसमें वो किसी तरह की जान पहचान दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो बातचीत में जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ओह, मुझे बाहर घूमना पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। ठीक है, और वो इसे स्काउट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखें, जिन जगहों की तस्वीरें वह दिखा रहा था वे वही कैस्केड पर्वतमाला थीं जहां टेड बंडी जा रहा था। ठीक है, जहां वो ये सेल्फी ले रहा था, आप जानते हैं, उसके पीछे टेड बंडी का डंपिंग ग्राउंड था। तो ये तैयारी का हिस्सा है, पर अभी भी उसकी कल्पना में है। वो कभी भी उस कल्पना को छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब उसने खुद को एक ऐसी श्रेणी में रख लिया है जहां वह खुद की तुलना अब हत्याओं के बाद करता है। अरे, मैं भी तो एक सीरियल किलर जैसा हूं, तो मैं इसे तब तक निभाता रहूंगा जब तक कर सकता हूं। और ये बहुत छलपूर्ण है। वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। और हम वो व्यवहार देखते हैं जो इन 4 पीड़ितों की हत्या के 5 दिन बाद सामने आता है। ये कुछ तो है, ये वाकई कुछ है। मेरा मतलब है वो ऐसा आदमी लगता है जिससे आप बस बात कर सकते हैं। मेरा मतलब है वो सच में ऐसा ही लगता है। हाँ, वे ऐसे ही होते हैं। हाँ, मतलब सच में। क्रिश मैकडोनफ, धन्यवाद। मैं इसकी वाकई सराहना करती हूँ। धन्यवाद एंथनी। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण लोग, जब भी हम इस मामले के बारे में बात करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि कौन मायने रखता है और कौन सबसे महत्वपूर्ण है। वो है मैरी, केली, ईथन और ज़ेना। उन्हें और उनके परिवारों को याद रखें। ये था लॉ एंड क्राइम का एपिसोड। मैं एंजेला लेवी हूँ। साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।